हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ वीटा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज ह्यूमन राइट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने से पहले आप लोग ह्यूमन राइट्स के 7 लेक्चर्स हमारे चैनल पर पढ़े हुए हैं, वो देख चुके होंगे। उन्हें ना ज़रूर देख लेना पहले, क्योंकि उसमें हम लोगों ने जाना है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, काइंड्स क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, और कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करती हैं, ताकि इस टॉपिक को जानने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन राइट्स इंक्लूजन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। कि किस तरह से ये ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इंक्लूड हुआ, ये कैसे कवर हुआ, कैसे आया थ्रू द जुडिशरी। जुडिशरी ने कैसे अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कि अलग अलग प्रोविजंस को कैसे इंटरप्रेट किया, जिस तरह से ह्यूमन राइट्स का एस्पेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट करता है। राइट, चलो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स पढ़ेंगे और लास्ट में रेलेवेंट केस लॉज। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को ही इन्फोर्स हो गया था, जिसने हमारे इंटायर कंट्री की गवर्नेंस की क्या फ्रेमवर्क होगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो सब लेट डाउन किया। पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही क्लियर पिक्चर है इन रिगार्ड टू द ह्यूमन राइट्स विच आर इनहेरेंट टू एवरी ह्यूमन बीइंग। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में पूर्णतः हर एस्पेक्ट को नहीं डील किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और वहाँ पर एंट्री होती है जुडिशरी की। There at that place judiciary plays a very vital role, very crucial role, कि वो अपने इंटरप्रिटेशन के फंक्शन से हर राइट के, हर फंडामेंटल राइट के स्कोप को वाइडन अप करते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। और इसी इंटरप्रिटेशन को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब कोई पूछ सकता है कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डज दिस टर्म जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मीन्स? तो देखो, कुछ नहीं है, ये जुडिशरी का प्रोसेस है, जुडिशरी का फंक्शन है टू इंटरप्रेट, है ना, एंड टू एक्सपेंड द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। प्रोविजंस वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने बनाए हैं, लेकिन जुडिशरी वहाँ पे रोल प्ले करती है कि उनमें किस तरह से उनके स्कोप को वाइडन अप किया जा सकता है। एक एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इट प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इस प्रोविजन के स्कोप को वाइडन अप करता है जुडिशरी अपनी इंटरप्रिटेशन के फंक्शन से। अब through different case laws we get to know that now under article 21 there are numerous rights which are being covered, जैसे कि right to healthy environment, right to die, right to privacy, etc etc। तो judicial interpretation कुछ नहीं है, ये वो process है judiciary का to interpret and to expand the meaning or the scope of different constitutional provisions। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी, जो जो circumstances आए either social, political और economic, उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और बाकी जितने भी कोर्ट्स ऑफ आर इंडियन जुडिशरी, उन्होंने अडेप्ट किया विद द चेंजिंग नीड एंड एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एंड अल्टीमेटली दिस लेड टू द इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन राइट जूरिस्प्रूडेंस इन आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वी कैन से हेडिंग्स डिस्कस करते हैं, दैट हाउ विद द टूल ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन द जुडिशरी included this human rights jurisprudence in our Indian constitution। Judicial activism, judicial activism कह सकते हैं ये एक उभरता हुआ growing needful tool है which is being used by our judiciary, जिसमें जुडिशरी एक बड़ा ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं। PIL आप लोगों ने सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये वो लिटिगेशन है जिसके थ्रू अगर किसी भी पर्सन का या किसी भी क्लास ऑफ पर्सन का, ग्रुप ऑफ पर्सन का कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट वॉयलेट हो रहा है, तो वहाँ पर या तो कोई प्राइवेट पर्सन भी या फिर कोर्ट खुद भी अपने मोशन पर भी उस मैटर को कंसिडरेशन में ले सकती है। और इस जुडिशियल एक्टिविज्म के टूल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कई बार कोशिश की है हाउ टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द ह्यूमन राइट्स। इस रोल को प्ले करते हुए कोर्ट्स ने कई बार इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, इनको भी ध्यान में लेते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट किया
इन ऑर्डर टू फिल दोज गैप्स, जहाँ पर लग रहा है कि किसी ऐसे मैटर में कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट, वहाँ पे हमें रेमेडी नहीं मिलती है या हमें हेल्प नहीं मिलती है विद द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज़ करते हुए जुडिशरी कोशिश करती है उस गैप को फिल करने की एंड अल्टीमेटली टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द ह्यूमन राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की मैंने बात आपको बताई थी, दैट पार्ट 3 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स कंटेन करता है, विच गारंटी सर्टेन राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, जैसे कि इट इंक्लूड्स राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एंड सुप्रीम कोर्ट समय समय पर विद द नीड ऑफ द आवर, विद द नीड ऑफ द मैटर, इन प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते हैं और इनके स्कोप को वाइडन अप करते हैं in order to enhance the scope of human rights in our Indian constitution. Right, next, public interest litigation. So public interest litigation ने भी बहुत ही crucial role play किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स को इंक्लूड करने के लिए, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक फैक्ट बताती हूँ, ये पहली बार हुसैन खातून के केस में डेवलप हुआ था ये कॉन्सेप्ट, एंड इंडिया में इनको डेवलप करने के जो श्रेय जाता है दैट गोज़ टू जस्टिस पी.एन. भगवती। उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट में, एंड उसके बाद से तो न जाने कितने केसेस में पीआईएल के माध्यम से लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। पीआईएल जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है कि वो केसेस फाइल कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दोज जो कि अप्रोच नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों का या क्लास ऑफ पीपल का एक साथ कोई इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है तो उनके बिहाफ पे कोई एक पर्सन जाके उनके लिए एक्शन सॉर्ट कर सकता है फ्रॉम द कोर्ट। सो ये जो मैकेनिज्म है पीआईएल का, दिस हैज़ ऑल्सो एड्रेस्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशन and has contributed greatly in the development of human rights jurisprudence in our Indian constitution. Right, next is right to life and personal liberty. इसका एग्जाम्पल मैं पहले ही दे चुकी हूँ। आर्टिकल 21 आज की डेट में कितना वाइडन अप हो चुका है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने बनाया होगा, it would have been difficult for them to foresee that इतनी वाइड स्कोप इस आर्टिकल का हो सकता है। आज की टाइम में न्यूमरस ह्यूमन राइट्स कवर होते हैं इस आर्टिकल के अंदर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट एंड द राइट टू एक्सेस टू जस्टिस। राइट, इक्वलिटी, देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वलिटी। राइट, तो इसको भी बहुत वाइडन अप किया है जुडिशरी ने अपनी इंटरप्रिटेशन के फंक्शन के थ्रू, दैट नाउ देयर बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ये एक्सक्लूसिवली प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके के भेदभाव की, चाहे वो किसी भी ग्राउंड पे हो, आइदर ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, जेंडर एट्सेट्रा। राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है सोशल जस्टिस को प्रमोट करने का। किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ हैं, उन सभी को स्ट्राइक डाउन करने का ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू इक्वालिटी, and this ultimately leads to the promotion of human right. Social reality, देखो इंडियन जुडिशरी ने जो एक इम्पॉर्टेंट इतना क्रूशियल रोल प्ले किया है ना आज की डेट में, एंड वी आर गेटिंग लॉट ऑफ गुड जजमेंट्स फ्रॉम आर इंडियन जुडिशरी दैट इज रिकॉग्नाइजिंग द इवॉल्विंग सोशल रियलिटीज़। आज की डेट में जो नीड ऑफ द आवर है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, उनके सोल्यूशन मिल रहे हैं, और कहीं से नहीं, सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही इंटरप्रेट करके। तो देखो आप कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, LGBTQ राइट्स कितना इंपॉर्टेंट मैटर है, और इसको किस तरह से हमारी इंडियन जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के स्कोप को वाइडन अप करके इस करंट सिनारियो के मैटर को, रियल लाइफ प्रॉब्लम को, के सोल्यूशन को फाइंड आउट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इंटरप्रेट करके। इसके साथ साथ वुमेन राइट्स, इन्वायरमेंट राइट्स, राइट्स ऑफ डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, उन सब के राइट्स को प्रमोट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, ओनली बाय वाइडनिंग अप द स्कोप और द रेंज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, सो हाउ in the wave of leading to a human right promotion, it is evolving a social reality in our country. And the last heading we are discussing here is international human rights standards. Supreme Court ने कई बार constitutional provisions को interpret करने के लिए काफ़ी important international human rights standards, conventions, treaties, jurisprudence, literature,
इनको रेफर किया है या इनको कोट किया है while giving any judgment in order to reflect the importance of the human rights and how they are so crucial in order to safeguard the constitutional provisions which have been framed and which have been compiled up by our constitutional makers, right? तो ये थे देखो कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, आप अपने आप और चाहो तो ऐड कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हो उतना आप इसमें ऐड कर सकते हो, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि ये एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब जल्दी से लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट एंड रेलेवेंट केस लॉज, जिससे हमें दिखता है कि दैट हाउ अभी तक हमने प्रिंसिपल्स जाने, हमने प्रोसेस जाने, हमने प्रोविजंस जाने, अभी हम बार बार बोल रहे थे कि judiciary has played a role, judiciary has played a role. Let's see their testimonials, no? कुछ important cases देखते हैं। केशवानंद भारती, a very landmark case, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का केस है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, और इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को भी कवर किया गया था कि फंडामेंटल राइट्स का भी प्रोटेक्शन इंश्योर किया जाएगा, राइट? तो ये अल्टीमेटली क्या इंटरप्रेट कर रहे थे, ये अल्टीमेटली क्या अफर्म कर रहे थे? दिस वाज अफर्मिंग द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन सेफगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स, है ना? कितना स्वीटली उन्होंने इंटरप्रेट किया एंड सेफगार्ड किया ह्यूमन राइट्स को। दूसरा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, इसके 5 साल के बाद आया था 1978 में। इस केस ने आर्टिकल 21 के स्कोप को वाइडन अप किया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत बड़ा है, इसके अंदर कई सारे फंडामेंटल राइट्स कवर होते हैं जो कि स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इट डज कवर वेरियस सॉर्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड कोई भी इंटरप्रिटेशन करते वक्त, कोई भी प्रोसीजर अप्लाई करते वक्त विच इज एस्टेब्लिश बाय लॉ, दैट ऑल द प्रोसीजर मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। इन नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी प्रोसीजर ऑफ लॉ को अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट केस है और PIL ही फाइल की गई थी। इसमें गाइडलाइंस दी गई थी टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो अल्टीमेटली इस केस के थ्रू वुमेन के ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन इंश्योर किया गया था कि हर महिला का राइट है कि उसको एक सेफ और सिक्योर्ड वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, वो एक सिक्योर्ड फील करे वो जहाँ पर भी काम करे, ठीक है? और किसी भी तरीके का हैरेसमेंट प्रोहिबिट करा था और सारी ही गाइडलाइंस इसमें इंश्योर की गई थी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, राइट? नेक्स्ट 2009 का केस है नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स रिलेशन को, जो कि 377 IPC में पहले क्रिमिनलाइज था, इसको डीक्रिमिनलाइज किया और इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। तो इससे सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ कम्युनिटी के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया, प्रमोट किया कि दे हैव अ राइट टू इक्वलिटी, दे हैव अ राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, दे हैव अ राइट टू प्राइवेसी एंड देयर राइट्स आर ऑल्सो बीइंग कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, राइट? नेक्स्ट पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या बोला था? इसमें राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज किया गया था अंडर आर्टिकल 21। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू प्राइवेसी भी कवर होता है। इस केस को ना आधार कार्ड केस भी कहा जाता है। कोर्ट ने कहा था कि हर इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी, हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करा जाएगा एंड इट विल बी कवर्ड अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देखो, ये बहुत ही थोड़े एग्जाम्पल है, मैं ये कहूँगी द एग्जाम्पल्स आर इन अबंडेंस। हमारे इंडियन जुडिशरी के इतने सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं ना, और उसमें इतने सारे ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन की बात की गई है, आप चाहो तो कितना भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और हमारा जो वर्ड लिमिट है वो लिमिटेड रहता है, सो आई थिंक दिस इज एनफ। बाकी आप लोग अपने आप से एड ऑन कर सकते हो, यू आर वाइज एनफ, राइट? तो ये सारे वो एग्जाम्पल्स थे विच हैव शोकेस्ड दैट हाउ जुडिशरी हैव कंट्रीब्यूटेड इन द इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था बस इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, और अगर आपके किसी और सब्जेक्ट में भी ये कवर हो रहा है सो इट माइट हेल्प यू। कोई भी अपना डाउट है, कोई सजेशन है, प्लीज़ डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। सो दिस वाज इट एवरीवन, प्लीज़ कीप स्टडिंग and take care of very good health of yourself. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.